मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ये जो है हम लोग बेसिक क्लास जो है डिस्कस कर रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, हम लोग को बेसिकली पहले ये समझने की ज़रूरत है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है एक एनालिटिकल टेक्निक है विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ केमिकल कंपाउंड और अ केमिकल कंपोजिशन। हम लोग किसी भी केमिकल कंपाउंड का स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। मगर सवाल ये उठता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों? बिकॉज स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक लेस टाइम। सेकेंड वन, इट रिक्वायर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल, मतलब बहुत कम, एक हम बोल सकते हैं माइक्रोग्राम सैंपल भी अगर आपके पास प्रेजेंट है तो आप स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से आप उस सैंपल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, ये जो होता है फास्टर है, सस्ता होता है, हाईली रिलायबल है, एंड कंटिन्यूअस ऑपरेशन इज पॉसिबल, ऑटोमेटिक ऑपरेशन इज पॉसिबल, एंड इसके अलावा जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज़ नॉन डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, मीन्स सैंपल विल नॉट डिस्ट्रॉय whenever you will use स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी का खासियत है, जिसके कारण हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए। और आज के डेट में आपको जानकारी होगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला टेक्निक है, और इससे ज़्यादा मतलब फास्ट और इजी जो है अभी कोई भी टेक्निक नहीं आया है अभी तक साइंस में, जिसको यूज़ करके हम लोग स्ट्रक्चर जो है किसी भी केमिकल कंपाउंड का उसके बारे में जानकारी ले सकें। तो ये तो हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी का डेफिनेशन था। नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा स्पेक्ट्रम में कौन सा जो है हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब कि किस वेवलेंथ का यूज़ करके कौन सा स्पेक्ट्रोस्कोपी कैरी किया जा सकता है या मतलब उसको परफॉर्म किया जा सकता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जानना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो अगर इसका बेसिक डेफिनेशन देखें तो होता है देखिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ व्हेन all the electromagnetic radiations are arranged in an increasing order of frequency or the decreasing wavelength, then the chart that is prepared it will known as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो कोई भी अगर हम एक चार्ट तैयार करते हैं जिसमें सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रखा जाए इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, तो जो चार्ट होगा वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम जानते हैं बहुत सारे रेज होते हैं, जैसे कॉस्मिक रे हो गया, एक्स रे हो गया, गामा रे हो गया, यूवी रे हो गया, विजिबल रे हो गया। विजिबल रे के बाद हो जाता है आईआर, इंफ्रारेड रेडिएशन हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया। तो ये सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हमें जो है इसमें से बेसिकली ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हमें एक्सरे को पढ़ना होगा, यूवी पढ़ना होगा, विजिबल को देखना होगा, आईआर और माइक्रोवेव्स तक भी हम लोग थोड़ा सा लास्ट में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, एक्सरे का जब हम लोग एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी जो पढ़ते हैं तो उसमें होता क्या है कि बॉन्ड ब्रेक होता है। यहाँ पर एक्सरे में बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, ठीक है। यूवी में क्या होता है, यूवी और विजिबल एक साथ हम लोग लेके चलते हैं। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, ठीक है। आईआर में क्या होता है, हम लोग आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या पढ़ते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या होगा कि सेंटर में ऑक्सीजन रहते हैं, उसके अगल बगल 2 हाइड्रोजन है। तो ये जो जब हम लोग आईआर इंफ्रारेड रेडिएशन जब हम इस पर डालेंगे तो ये जो बॉन्ड है वो वाइब्रेट करेगा, स्ट्रेच होगा या बेंड होगा। ठीक उसी तरह यूवी विजिबल रेज में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, एक्सरे में बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। उसके अलावा जो है हमारा माइक्रोवेव्स है, रेडियो वेव्स है, उन सब का भी यूज़ है। तो वो हम लोग आगे देखेंगे कि उसका कहाँ किसका यूज़ है। और आज का जो हम लोग टॉपिक है, पहले हम लोग इसके जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके सारे बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। बेसिक्स को डिस्कस करने के बाद जो है फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी।
ये हम लोग जानते हैं c इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, ठीक है। वेयर c जो है हमारा स्पीड ऑफ लाइट है। इसके अलावा न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है लाइट का, और लैम्डा जो है वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है। तो इसमें जो है हम लोग दो तीन जो है इसका मैनिपुलेशन करते हैं। जैसे c इक्वल टू न्यू लैम्डा हुआ, लैम्डा इक्वल टू हम जानते हैं आपका, सॉरी मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ। पहले इसको फ्रीक्वेंसी से हम लोग करते हैं। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा c बाई लैम्डा। इसके अलावा इसमें जो है इस फॉर्मूले को हम फिर से मैनिपुलेट करते हैं, तो हम लोग देखते हैं लैम्डा इक्वल टू c बाई न्यू होता है, ठीक है। और इसका अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 बाई लैम्डा इक्वल टू न्यू बाई c हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि 1 बाई लैम्डा जो होता है वो वेव नंबर के बराबर होता है, और वेव नंबर को हम लोग न्यू बार के फॉर्म में लिखते हैं। न्यू बार इक्वल टू न्यू बाई c होता है। इसके बाद जो भी होता है हम लोग का, जैसे एक होता है एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी इक्वल टू हम लोग जानते हैं h न्यू होता है, E इक्वल टू h न्यू होता है, वेयर न्यू इक्वल टू c बाई लैम्डा होता है। अभी भी हमने यहाँ पर देखा था, जैसे न्यू है, न्यू इक्वल टू c बाई लैम्डा हो जाएगा। अगर हम इसको इस तरह लिखें तो न्यू इक्वल टू c बाई लैम्डा, अगर न्यू यहाँ रहेगा लैम्डा नीचे आएगा तो E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा हो जाएगा। और h इंटू सी, और लैम्डा इक्वल टू हम जानते हैं कि 1 बाई लैम्डा इक्वल टू होता है वेव नंबर, तो ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये E इक्वल टू हो गया हमारा E। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वेव नंबर निकालने का एक फार्मूला होता है। जैसे ये हमारा वेव नंबर, अगर हमको किसी भी वेवलेंथ का अगर वेव नंबर फाइंड करना है तो उसके लिए हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे। फर्स्ट वन, दिस इज़ द वेव नंबर इक्वल टू 10⁴ बाय लैम्डा इन माइक्रोमीटर, यानी कि जो हमारे पास वेव लेंथ है वो माइक्रोमीटर के रेंज में पहले हमको कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम उसका जो है इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमें वेव नंबर मिल जाएगा। सपोज़ कीजिए कि अगर हमारे पास कोई वेवलेंथ है वो अगर नैनोमीटर में दिया हुआ है तो नैनोमीटर टू माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करने के बाद इस फार्मूला में पुट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास एक हम वेवलेंथ लेते हैं 5.4 माइक्रोमीटर का, ठीक है, और उसको जो है हम कन्वर्ट करेंगे वेव नंबर में। तो 10⁴ डिवाइडेड बाय 5.4, और 5.4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 1852, यानी कि इस वेवलेंथ के लिए जो हमारा वेव नंबर होगा वो ये होगा 1852। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं और स्टार्ट करते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है उसको बेसिकली हम लोग वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। इसका एक और नाम है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि बेसिकली हम लोग क्या है कि जब भी हम लोग इंफ्रारेड रेडिएशन जो है अगर कंपाउंड पर, केमिकल कंपाउंड पर अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि बॉन्ड का जो है वाइब्रेशन होता है, बेंडिंग वाइब्रेशन एंड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, 2 टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन होते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं CH3Cl, तो यहाँ पर क्या है कि जो जैसे कि CCl बॉन्ड है तो ये बॉन्ड जो क्या होगा कि वाइब्रेट करेगा, तो ये जो है थोड़ा सा मान लीजिए कि या तो ये स्ट्रेच करेगा, तो स्ट्रेच करेगा क्या कि ये बॉन्ड थोड़ा लंबा होगा, या फिर अगर कॉम्प्रेस होगा तो हो सकता है कि ये बॉन्ड थोड़ा छोटा होगा। तो ये जो स्ट्रेचिंग होता है, इसके अलावा बेंडिंग वाइब्रेशन भी होता है। जैसे CH2 स्ट्रक्चर को हम कंसीडर करते हैं, तो मान लीजिए कि ये जैसे CH2 मॉलिक्यूल, ये सिर्फ हम इतना पार्ट को कंसीडर करते हैं इस अल्केन का, तो यहाँ पर क्या है कि ये बेंड भी हो सकता है। तो कई टाइप्स के बेंडिंग वाइब्रेशन होते हैं, कई टाइप्स के जो है मतलब और भी वाइब्रेशंस होते हैं। एक हो गया हमारा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, और बेंडिंग वाइब्रेशन में भी डिफरेंट टाइप के वाइब्रेशंस होते हैं। तो ये हमारा जो है मतलब इस ओवरऑल जो अभी हम समझाए हैं, इससे आप लोग ये समझ सकते हैं कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है वो बेसिकली वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जहाँ पर
2 टाइप्स का वाइब्रेशन ऑब्जर्व होता है। फर्स्ट वन इज स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड सेकेंड वन इज बेंडिंग वाइब्रेशन। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेसिस ऑफ दिस इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब कि किस बेसिस पर हम लोग इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करते हैं। तो इसका हम लोग बस एक लाइन का सिंपल सा आंसर है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय द मॉलिक्यूल्स। एब्जॉर्प्शंस ऑफ IR रेडिएशन, एब्जॉर्प्शंस ऑफ IR रेडिएशन बाय द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यही इसका मेन बेसिस है कि जो भी मॉलिक्यूल है वो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम तभी उसको मतलब स्पेकुलेट कर सकते हैं जब वो हमारा जो केमिकल कंपाउंड है वो IR बॉन्ड को एब्जॉर्ब करेगा, तभी हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम लोग बस यहीं तक देखेंगे।